हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हम सबकी शुभकामनाएं, मैग्नेट ब्रेन्स की शुभकामनाएं आप सभी के साथ है और हम ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे बच्चों के सभी एग्जाम्स, सभी क्वेश्चन पेपर जो उनके सामने आएंगे वो बहुत अच्छे से करके आएँ और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हों। बेटा, आज मैं लाली मैडम लेकर आई हैं आपके लिए सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पेपर नंबर 5। यस, इससे पहले हम 4 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं और आशा करती हूं आपने चारों वीडियोस देखे हैं। बहुत ध्यानपूर्वक आप वीडियो को देखेंगे तो ये मैं आपसे वादा करती हूं कि आपकी परीक्षाएं बहुत अच्छी जाने वाली हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है ना। और ये जो भरोसा मेरा आप पर बना हुआ है, आपका हम पर बना हुआ है, ये यूं ही बना रहे और अच्छे से आप पढ़ाई करते रहें। बेटा देखिए, आपकी टर्म 2 परीक्षाएं चल रही हैं, ठीक है, और आपकी हिंदी की परीक्षा है 18 तारीख को। अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो तब तक आप बड़े अच्छे से अपने और विषय की तैयारी के साथ साथ हिंदी को भी समय दीजिए। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्या क्या, वो मैं आपको बता देती हूं। इस वीडियो के दौरान सबसे पहले हम चलेंगे कि पेपर, हमारा क्वेश्चन पेपर जो है वो कितने नंबर का होगा, क्या उसमें समय सीमा होगी, कितने प्रश्न होंगे, क्या सामान्य निर्देश होंगे, सामान्य निर्देशों में क्या क्या लिखा रहेगा, टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 2 खंड होंगे, खंड का और खंड खा। खंड का में कितने प्रश्न रहेंगे वो भी हम अभी देखेंगे और खंड का में कितने रहेंगे वो भी इसी वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तैयार हैं आप? आइए, फुल ऑफ कंसंट्रेशन, एकदम अपने मस्तिष्क को खुला छोड़कर आ जाइए और वीडियो में एक एक शब्दों को, एक एक वाक्यों को, एक एक जो भी प्रश्न मैं यहां पर पढ़ूंगी, प्रश्नों को भी ध्यान से देखिएगा। उत्तरों को तो ध्यान से देखना ही है, लेकिन प्रश्नों को ध्यान से देखना इसलिए आवश्यक होता है बेटा, क्योंकि जितने अच्छे से हम प्रश्नों को समझेंगे उतने अच्छे से हम उत्तर लिख पाएंगे। आइए चलते हैं सैंपल सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पेपर नंबर 5। और ये जो है सीबीएसई के ही द्वारा रिलीज किए गए सैंपल पेपर्स हैं, उन्हीं का हम अभ्यास कर रहे हैं। तो ये हम मानकर चलेंगे ही चलेंगे कि पेपर जो परीक्षा में आने वाला है वो इसी पर आधारित होगा, ऐसा ही कुछ आने वाला है। सिलेबस हमारा वही है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो मतलब पेपर भी कुछ ऐसा ही आने वाला है। जितने अधिक हम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं उतना अधिक हम परीक्षाओं के निकट पहुंच रहे हैं, सफलता के निकट पहुंच रहे हैं। चलिए बेटा, आइए मेरे साथ। यस, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र मींस सैंपल पेपर 2021-22 द्वितीय सत्र टर्म 2, विषय हिंदी, कोर्स है अपना बा, कोड क्या है इसका 085, कक्षा 10वीं, निर्धारित समय है 2 घंटे, पूर्णांक है 40। ठीक है, इतना क्लियर है ना? 2 घंटे का समय रहेगा, 40 अंक का प्रश्न मतलब पत्र रहेगा और उसमें कितने खंड रहेंगे? 2 खंड, खंड का और खंड का। अब इसमें कितने कितने क्वेश्चंस हैं वो सामान्य निर्देशों को सुनकर आप पता लगाएंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं हम सामान्य निर्देश। जितने आसानी से ये निर्देशों को हम पढ़ेंगे उतने आसानी से हम उनको समझेंगे। और यदि हम समझते हैं, यदि नहीं बेटा, आपको समझना है, जितने अच्छे से आप सामान्य निर्देशों का पालन करेंगे उतनी अच्छी आपकी परीक्षा जाने वाली है। पहले बिंदु पर चलते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 2 खंड हैं, खंड का और खंड खा। खंड का में कुल 3 प्रश्न हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उत्तर दीजिए। खंड का में कितने प्रश्न है बेटा? 3। उसमें भी हमें कुछ निर्देश दिए जाएंगे, उनका पालन करते हुए हम सॉल्व करेंगे। और निर्देश क्या दिए जाएंगे वो अभी हम देखेंगे। खंड खा में कुल 5 प्रश्न हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उत्तर भी देना है। खंड खा में 5 प्रश्न है, खंड का में 3 प्रश्न है, अर्थात कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 8। प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए यथासंभव क्रम अनुसार उत्तर लिखिएगा। बिल्कुल, हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा, अपनी तरफ से 100% श्योर रहिए कि हमें तो क्रम अनुसार ही लिखना है, सीरियल वाइज। जैसा प्रश्न पत्र दिया है उसी आधार पर हम उत्तर लिखेंगे। क्यों? बता देती हूं।
जितने अच्छे से आप क्रम अनुसार कोई भी कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 से 10 तक गिनती है, हमें आती है, हम कहते हैं हाँ हमें 100 तक गिनती आती है। अब हम कहीं भी लिख दें 1, 5, 2, 3, 6, 9, 10, कहीं भी। अब कोई पढ़ेगा, छोटा बच्चा, तो वो क्या ऐसे पढ़ पाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस क्रम में जाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। तो क्रम अनुसार लिखने का तात्पर्य यही होता है कि जितने अच्छे से हम क्रम अनुसार अपने पेपर को सॉल्व करेंगे, तो चेकर के हाथ में जब आपकी कॉपी आएगी, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको अच्छे अंक देंगे। यदि हमने प्रश्न पहले का का, दूसरे का घा, खा का बा, कुछ भी लिख दिया तो बड़ा हौच पौच सा हो जाता है, मैशअप हो जाता है, और वो चेकर भी, उनका दिमाग भी ऐसा लगता है कि ओह क्या किया है बच्चे ने, कहाँ कहाँ का चेक करूं, सोचते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्रमानुसार उत्तर लिखना है। और एक बात सुन लीजिए, यदि क्रमानुसार लिखते लिखते कोई भी प्रश्न का उत्तर आपको, यदि किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है, तो अब वहां कहेंगे मैडम अब हम कैसे क्रमानुसार करें? अब आपने कहा था क्रमानुसार कीजिए, अब ये वाला उत्तर तो मुझे नहीं आ। इस तरह से आप क्या करेंगे, मान लीजिए एक आंसर आपको नहीं आ रहा था, तो क्या करेंगे बेटा कि मान लीजिए ये है उत्तर खा और आपको नहीं आ रहा है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप उस उत्तर के लिए उतनी लाइन छोड़ दीजिए और आगे का कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब आपका पेपर समाप्त होगा ना, जब आप संपूर्ण पेपर कर चुके होंगे और क्रॉस चेक करेंगे कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या करना है, तो ये तुरंत आपकी नजर कहां जाएगी? उस खाली जगह पर, और आप अपने आंसर को लिख देंगे। यदि आप उसके खाली जगह नहीं छोड़ी और आपने सोचा कि मैं बाद में कर दूंगा, हो सकता है माइंड से स्किप हो जाए और आप भूल जाएं कि ये उत्तर भी मुझे लिखना है, ऐसा हो सकता है। तो जो नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप खाली जगह छोड़ दीजिए। समझ आया? इस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। खंड का पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हमारी कौन कौन सी पुस्तकें हैं? स्पर्श और संचयन। तो ये जो खंड का है वो हमारी पाठ्य पुस्तिकाओं से ही है। वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में देना है और अंक हैं 2-2 नंबर। दो प्रश्नों के उत्तर देना है, 2-2 नंबर के हैं, और कितने शब्दों में देना है? 25 से 30 शब्द। अब देखिए मैं आपको फिर बताती हूं कि जो भी शब्द हम लिखते हैं उसमें थे, के, हैं, ये शब्द कैलकुलेट नहीं होते हैं शब्द संख्या में। ठीक है, सहायक क्रियाएं होती हैं या कारक होते हैं, से, में, ने, थे, के, इनको हम शब्द संख्या में कैलकुलेट नहीं करते हैं। जैसे यहां लिखा है वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे, इसमें इन दोनों को नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। तो कुल शब्द कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ऐसे कितने हो रहा है? 8 और 9। तो से, के, में, थे, हैं, इनको शब्द संख्या में कैलकुलेट गिना नहीं जाता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि आपने एक लाइन में 8 शब्द लिख दिए, तो आपको 4 लाइन लिखनी है या अधिक से अधिक 5 लाइन लिखनी है 2 नंबर के क्वेश्चंस में। पहला प्रश्न क्या है? वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? वजीर अली कौन था? यस, भारतीय सैनिक था जिसके मन में भारत भूमि के लिए अत्यंत समर्पण की भावना थी। अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना चाहता था, और जो अंग्रेज थे उन्होंने एक टेंट नहीं रहता जो बाहर बना लेते हैं, उसको पकड़ने की उन्होंने भरसक प्रयास कर रहे थे, लेकिन बार बार वजीर अली जो थे वो चकमा दे रहे थे पुलिस को, अर्थात अंग्रेजों को। इसलिए जो सिपाही थे वो तंग आ गए थे कि ओह कैसे पकड़े इसको, कितना चालाक है, कितना चतुर है। अब इसका उत्तर कैसे लिखेंगे बेटा ताकि हमें 2 नंबर मिल जाए? वजीर अली से सिपाही इसलिए तंग आ चुके थे क्योंकि वे लोग लंबे समय से जंगल में डेरा डाले हुए थे। किसके लिए? वजीर अली को पकड़ने के लिए। पर वजीर अली उनकी पकड़ में ही नहीं आ रहा था। वह सबकी आंखों में धूल झोंक कर उन्हीं जंगलों में रह रहा था और चकमा चकमा देता जा रहा था, लेकिन किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था। वह अपनी सूझबूझ से किसी के हाथ नहीं आ रहा था, इसलिए अंग्रेजी सैनिक परेशान हो गए थे। अब है, जापान के लोगों में जीवन की रफ्तार क्यों बढ़ गई है? क्यों जीवन की रफ्तार ही बढ़ गई है? कहते हैं ना, लोग बोलते नहीं है, बकते हैं, लोग चलते नहीं है, दौड़ते हैं, खाते नहीं है, बस भरते हैं। क्यों? क्योंकि जापान जैसा छोटा सा शहर कर रहा है अमेरिका जैसे बड़े से, जापान जैसा छोटा सा देश
कर रहा है अमेरिका जैसे बड़े देश से होड़, प्रतियोगिता अलग है, और वो कर रहा है होड़। अब इतने बड़े की होड़ करेगा तो जीवन कैसा होगा। हर एक व्यक्ति मानसिक शारीरिक रूप से एकदम डिप्रेशन में रहता है। बहुत मानसिक पीड़ित लोग रहते हैं वहां, क्योंकि उसकी तरह उड़ान भरना चाहता है, उसी की तरह सफल होना चाहता है, उसी की तरह आविष्कार करना चाहता है। अब हम इतने हैं, इतनी ही शक्ति होगी ना, लेकिन नहीं, हमें तो होड़ करना है। तो जापान के लोगों में जीवन की रफ्तार इसलिए बढ़ गई है कि वो अपना जीवन जी ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ भाग दौड़ में ही लगे हैं। इसका उत्तर हमें सटीक से शब्दों में दे देना है। जापान के लोगों में जीवन की रफ्तार अमेरिका से प्रतिस्पर्धा समझते हैं, दूसरे से स्पर्धा मतलब कंपटीशन या होड़ के कारण बढ़ गई है। वे उनसे आगे निकलना चाहते हैं, इसलिए उनका जीवन, और इसके साथ और लिख सकते हैं हम कि इसी कारण वहां पर मानसिक रोगी अधिक संख्या में पाए जा रहे हैं, क्योंकि ना तो उन्हें अपने शरीर का ध्यान है, ना उन्हें अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान है। बस वे तो उस होड़ में लगे हैं कि कैसे हम अमेरिका से आगे निकल जाएं। इसके कारण ना तो खाने पीने से ध्यान देते हैं, कुछ नहीं ध्यान देते हैं, बस इसी में लगे हुए हैं वो। ठीक है, अब चलें आगे। कर चले हम फिदा पाठ के आधार पर बताइए कि किसी नौजवान की युवावस्था सार्थक कब मानी जाती है। कर चले हम फिदा, कवि कैफी आजमी। तो उसमें पूछा गया है कि पाठ के आधार पर बताइए कि किसी नौजवान की युवावस्था सार्थक कब मानी जाती है। नौजवान हैं हम, युवा हैं हम, मनुष्य हैं हम, भारतीय हैं हम। ठीक है, अच्छा लगता है ये सब सुनकर, लेकिन किसी भी व्यक्ति का जीवन और खास तौर से युवा वर्ग का जो जीवन है वो सार्थक कब माना जाएगा। हमारा जन्म हुआ, हम नित्य प्रतिदिन काम करते हैं, घर से बाहर जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, यही है हमारा जीवन, यही सार्थक जीवन है। देखिए, जब तक हमारे जीवन में परोपकार, दया, करुणा, ममता, सहनशीलता ये गुण नहीं है, तब तक हमारा जीवन सार्थक नहीं माना जाता। यदि ये गुण नहीं है, अर्थात हम स्वार्थी हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और हमें लगता है हम बहुत कुछ कर रहे हैं। नो, व्यक्ति का जीवन तब सार्थक माना जाता है जब वो अपने साथ साथ दूसरों के भले की भी सोचे, अपने बारे में सोचने के साथ साथ दूसरों का उपकार भी करे, वो अपना पेट भरने के साथ साथ सामर्थ्य अनुसार दूसरों के भी पेट भरने की बात उसके मस्तिष्क में आए, तब कहीं जाकर लगे। अपना जीवन और मृत्यु अटल है, लेकिन कहते हैं ना कि जो चले गए वो आज भी अमर हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन ना केवल स्वार्थवश होकर स्वयं में ही मतलब पूरा किया, बल्कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मातृभूमि के लिए दिया, अर्पित किया और सबकी सेवा में चले गए। उनका क्या रहता है, भारतीय सिपाहियों का क्या जज्बा रहता है कि जाना तो है, मरना तो है, क्यों ना हम देश की सेवा करते करते अपने प्राण त्यागें, मरना भी सार्थक है। ठीक है, अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे बेटा। किसी भी नौजवान की युवावस्था तब सार्थक मानी जाती है जब वह स्वयं का बलिदान अर्थात एक सच्चे सैनिक के रूप में देश की रक्षा के लिए कुर्बान हो। सच्चे सैनिक के रूप में भारत माता के सच्चे सपूत उसके ऊपर अपने प्राण न्यौछावर करें, तभी उनकी युवावस्था सार्थक होगी। यहां पर बात की जा रही है सैनिकों की। ठीक है, सैनिक, युवा, तो सैनिक अपने प्राण न्यौछावर करेंगे, देश की रक्षा के लिए तन मन से जुटे रहेंगे, 24 घंटे किसी भी मौसम में अपने आप को पीछे नहीं करेंगे। उनका परिवार भी उनके मोह के बंधन में बांध नहीं सकता उन्हें, और वो हमेशा तत्पर रहते हैं अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए, अपनी भारत भूमि की रक्षा के लिए। अब यहां पर बात आती है, तो क्या अब आप सोचेंगे कि मैडम लेकिन क्या हम सब सैनिक बन जाएं तभी हम भारत भूमि की रक्षा करेंगे, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा? नो। देखिए बेटा, हर एक व्यक्ति अपने अपने कार्य को भली भांति करके, ईमानदारी के साथ, समर्पण भाव के साथ, रोचकता के साथ करके भी देश की सेवा कर सकते हैं। अब हम सबके सब तो नहीं जा सकते ना पाकिस्तान या चीन बॉर्डर पर और डन 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 उनको मारें तभी हम भारतीय कहलाएंगे या तभी हमारी देश सेवा होगी। नो, हम अपने अपने कार्यों को, आपका काम है विद्या अर्जन करना, हमारा काम है आपको शिक्षा प्रदान करना। इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति का कार्य यदि वो ईमानदारी से करता है तो हम राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। यस, हम भी देशभक्त हैं और हमारे अंदर भी मातृभूमि के प्रति भक्ति की भावना है, समर्पण की भावना है। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न दूसरा आ गया है, निम्नलिखित दो प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60 से 70 शब्दों में आपको देना है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का। अभी कितने नंबर का था? 2-2 नंबर के। कितने लिखने थे? 25 से 30 शब्द या 4 से अधिक 5 लाइन्स हमको लिखनी थी। अब आ गया है 4 नंबर का, तो हमें कितने लिखनी होंगी? डबल आ गए हम, 60 से 70 लाइन्स, अर्थात 9-10 लाइन हमें लिखनी है। तब हमें लाइंस मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिखे जा रहे हैं, सटीक शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें अच्छे से उत्तर का निर्माण करना है, ताकि 4 में से 4 अंक हम ले ही लें या प्राप्त हो ही जाएं। प्रश्न देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा और प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है परीक्षा में। ऐसा नहीं कि 1-2 शब्द देखे हम समझ गए बस क्या है, नो, पूरे प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रश्न में ही तो उत्तर छिपा रहता है। प्रश्न पढ़ेंगे, याद आ जाएगा हमें कौन सा पार्ट है, याद आ जाएगा कि हाँ वीडियो में क्या देखा था, लाली मैडम ने क्या समझाया था, सब कुछ आपको रिकॉल हो जाएगा और बहुत अच्छे से परीक्षा में लिख पाएंगे। क्लियर? प्रश्न है, मनुष्य इच्छाओं का पुतला है, उसका व्यवहारिक जीवन आकांक्षाओं से भरा पड़ा है। स्वार्थी मनुष्य इन्हीं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रायः दूसरों के हितों को हानि पहुंचाकर अपना हित साधता है। प्रस्तुत कथन का कारतूस पाठ के सादत अली से क्या संबंध हो सकता है? स्पष्ट कीजिए। सादत अली याद है? कौन? वजीर अली याद है? बिल्कुल, वजीर अली सच्चे देशभक्त, जिन्होंने अपने आप को मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया और यही एक जज्बा लेकर चले कि कब इन अंग्रेजों को खदेड़ा जाए, और अंग्रेजों को नाकों चने चबा दिए, नाक में दम कर दिया उनकी। और वहीं उन्हीं के रिश्तेदार जी, चाचा भाई के मतलब पिता के भाई सादत अली थे, परंतु वो किस तरह के थे? घर का भेदी लंका ढाए, या फिर उन्हीं के परिवार का संबंधी होते हुए भी किस तरह से वो अंग्रेजों से मिलकर वजीर अली को ही तख्त से हटवा दिया। ऐसे भी लोग होते हैं। यस, तो अब ये देखना है कि कहीं तो व्यक्ति एकदम अपना संपूर्ण सर्वस्व न्यौछावर कर देता है मातृभूमि के लिए या लोगों के लिए, और कोई ऐसे व्यक्ति भी है जो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के वशीभूत होकर कुछ धन के लालच में आकर अपनी सारी अच्छाइयों का गला घोंट देते हैं। ये दोनों की तुलनात्मक अध्ययन है। अब उत्तर कैसे लिखेंगे ताकि हमें 4 अंक प्राप्त हो पाए? हमें वजीर अली के बारे में भी थोड़ा लिखना होगा, सादत अली के बारे में भी थोड़ा लिखना होगा, और बताना होगा, उनका तुलनात्मक अध्ययन करना होगा कि कौन कैसा था, और उसके बाद हमें यह बताना होगा कि क्या करना चाहिए। आइए देखते हैं उत्तर। एक और प्रश्न है अथवा में, या तो आपको वो करना है या ये। पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर बताइए कि प्रकृति किस प्रकार अपना जादू दिखाती है। भाई प्रकृति तो है ही जादूगरनी। पल पल पर प्रकृति जादू दिखाती है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, तो कभी बरसात, तो कभी वसंत ऋतु। हर ऋतु का आनंद हम लेते हैं। गर्मी में वहीं त्राही त्राही मच जाती है, तो बरसात में हरियाली हो जाती है। फिर आती है वसंत ऋतु, तो चारों तरफ सौंदर्य बिखर जाता है, मंद मंद हवा चलती है, सुगंधित पुष्पों की खुशबू महक जाती है। ये प्रकृति का जादू नहीं तो और क्या है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता है, उसमें ऐसा लगता है मानो कि हम कविता पढ़ नहीं रहे, हम जीवंत रूप से वही हैं जहां का कवि कहना चाहते हैं। अब लिखना है हमें उत्तर। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं कारतूस पाठ के आधार पर सादत अली और वजीर अली के बारे में। ठीक है, कारतूस पाठ में सादत अली को एक ऐश पसंद, ऐश मतलब सिर्फ भोग विलासों में डूबे रहना, कोई काम काज नहीं करना, बस पैसे आ रहे हैं, ऐश करना है हमें, कर्म के प्रति विमुख, स्वार्थी तथा षड्यंत्रकारी व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। स्वार्थी भी है, षड्यंत्रकारी भी है, और मतलब भोग विलास में डूबा हुआ भी है। सादत अली कर्नल का दोस्त था, और कर्नल कौन थे? अंग्रेज। उस समय अंग्रेजों का शासन था, तथा कर्नल ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए सादत अली को अवध के तख्त पर बैठाने का षड्यंत्र रचा, जबकि अवध के तख्त पर कौन था उस समय? वजीर अली। ठीक है, सादत अली ने अपने ऐशों को पूरा करने के लिए अपनी आधी जायदाद तथा 10 लाख रुपए कर्नल को दे दिए। अब सोचिए, ऐसे लोग भी हैं जिनकी पुरखों की कमाई, पूर्वजों की कमाई है, ऐश कर रहे हैं, दे दिया, क्योंकि मेहनत से कमाते तो उसका मूल्य पता होता, तो उसने कर्नल को दे दिया, और कर्नल ने बदले में उसको अवध का तख्त दे दिया। किसको हटाकर? वजीर अली को। ठीक है,
कर्नल ने उसे अवध के तख्त पर बिठा दिया और वे दोनों मजे करने लगे। इस दौरान सादत अली ने अंग्रेजों से भी दोस्ती कर ली। अपने ही सगे भतीजे या भाई को वहां से हटा दिया और अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन बना दिया। और अंग्रेज किस तरह से हाथ धोकर वजीर अली के पीछे पड़ गए थे, उसके जान के पीछे। किसके कारण? सादत अली के कारण। ठीक है, तो यहां पर सादत अली के षड्यंत्रकारी होने का बात कही गई है, ऐशो आराम पसंद होने की बात की गई है। वहीं पर जो घर का भेदी लंका ढाए जो कहावत है उसकी भी बात है कि किस तरह से उसने अपने ऐशो आराम या कुछ धन के लालच में या तख्त के लालच में आकर अपने ही संबंधी को मौत के हवाले कर दिया। अथवा पावस ऋतु में प्रकृति क्षण क्षण परिवर्तित होती रहती है। कभी तेज बारिश तो कभी अंधकारमय वातावरण हो जाता है। बारिश के समय पता है ना, कभी आंधी तूफान चलते हैं, ऐसा लगता है दिन में रात हो गई, या फिर कभी कभी ऐसा लगता है ओ तूफान आ रहा है, बड़े बड़े वृक्ष तक गिर जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि इतना तूफान आता है कि कभी कभी रोड ब्लॉक हो जाते हैं और आर पार नहीं जाया जा सकता, क्योंकि बड़े बड़े वृक्ष भी धराशायी हो जाते हैं। ये प्रकृति ही है जो पल पल अपना जादू दिखाती है। ठीक है, झरने निर्विरोध गति से बहते हैं, कोई रोक नहीं सकता है उन्हें। बादल बनते हैं, बिगड़ते हैं, और कभी सूर्य निकल आता है, कभी अंधकार छा जाता है तो कभी सूर्य की किरणें आ जाती हैं। ये सब होता है, ये प्रकृति का जादू नहीं तो और क्या है? क्या हमारे वश में है? नो। पावस में सूर्य की रोशनी से इंद्रधनुष बन जाता है। इंद्रधनुष आपने भी देखा होगा, देखा है ना सभी ने, रेनबो जिसे कहते हैं। कितना सुंदर लगता है। और कब होता है ये? कि बारिश के चलते चलते अचानक सूरज आ जाए तब जाकर इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अतः पावस ऋतु में प्रकृति का बहुत ही मनोहारी दृश्य होता है और ये एक अनोखे जादू की भांति होता है। क्लियर? चलें अगले प्रश्न की ओर। अब आ गए हैं हम प्रश्न 3 की तरफ। अभी तक हमने देखे थे हमारी मेन पाठ्य पुस्तक जो है स्पर्श। अब आ गए हैं हम संचयन पर। ठीक है, पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन के किन्हीं 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर देना है आपको। 2 के उत्तर देना है और 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। हरिहर काका पाठ हमें जीवन से संबंधित क्या सीख देता है? ध्यान से सुनिएगा। हरिहर काका याद है, कुछ बीघे की जमीन उनके पास थी, लेकिन उनका जो मोह था वो जमीन से बहुत अधिक था। वे मतलब कहते ना, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, इस तरह के इंसान थे। लेखक का और हरिहर काका का संबंध बहुत मजबूत था। लेखक बचपन से ही हरिहर काका के अंगे लगे हुए थे, या आप कह सकते हैं कि वो उनके आत्मीय संबंध थे। हरिहर काका भी लेखक को अपने बच्चे की भांति ही स्नेह करते थे। हरिहर काका के कंधे पर बैठकर लेखक गांव भर की सैर किया करते थे। अब क्या होता था कि हरिहर काका जीवन से संबंधित क्या सीख दे जाते हैं? देखिए, एक बार जो ठाकुर बाड़ी के लोग थे उनकी नजर थी हरिहर काका की जमीन पर, लेकिन हरिहर काका अपनी जमीन किसी को नहीं देना चाहते थे। चूंकि शिक्षा का अभाव था ही, तो उन्होंने जबरन हरिहर काका से अपनी जमीन के कागजात पर अंगूठा लगवा लिया और हरिहर काका को हाथ मुंह बंद पैर बांधकर कमरे में बंद कर दिया और उनकी जायदाद को हड़प लिया। यदि हरिहर काका चाहते तो कुछ उनको दे देते और आराम से अपना जीवन यापन कर सकते थे। हाँ, वो सही सोच रहे हैं आपकी, क्यों दे देते जब उनकी थी। लेकिन बेटा, जब चारों तरफ से अंधकार हो या चारों तरफ के रास्ते बन जाए, तो यहाँ बुद्धिमता से काम लेना है कि जान है तो जहान है। ठीक है, अब देखेंगे हम उत्तर। लेखक गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाते थे। ठीक है, नानी के घर वे बहुत मौज मस्ती करते एवं नानी उन्हें प्रेम से दूध, दही, मक्खन आदि खिलाती थी। सब लोग जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में। आप लोग भी पेपर के बाद जाएंगे क्या? कहेंगे मैडम पेपर ही इतने लेट हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी हम पेपर पर फोकस करते हैं। वे अपने पोतों को भी लेखक की ही तरह कम खाने और ढंग से बोलने की शिक्षा देती थी। वहीं गांव में तालाब था, वहीं दोपहर में नहाते और नानी से जो जी में आता मांगते और खाते थे। कपड़े उतार कर तालाब में कूदते, रेत की मिट्टी में लेटते। जिन्हें तैरना नहीं आता उन्हें तालाब में नहाती हुई भैंस के सींग या दुम पकड़कर आगे बढ़ने का आनंद देता था। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए अपनाई गई युक्तियों को आप सही मानते हैं? सपनों के दिन पाठ के आधार पर बताइए। अब देखिए, यहां पर
विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए अपनाई गई युक्तियों को आप सही मानते हैं? सपनों के दिन पाठ के आधार पर बताना है आपको। तो टोपी और इफ़न का दादी में रिश्ता सुनिए, यहां पर मैं बता दूं कि ये जो यहां पर गर्मियों की छुट्टियों में जब भी हम कहीं जाते हैं या विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए अपनाई गई, हाँ यस, याद आया आपको कि ये जो प्रश्न है कहां का है? जब लेखक अगली कक्षा में जाते हैं और शिक्षकों को मतलब अगली कक्षा में जाते ही उनको ऐसा लगता है डर कि अब हम क्या करें। और वहीं पर टोपी शुक्ला और इफ़न की जो मित्रता थी उससे भी संबंध रखता है कि टोपी शुक्ला और इफ़न जो थे दोनों ही क्या थे बेटा? अलग अलग कौम या अलग अलग धर्म के थे, परंतु फिर भी उनकी जो मित्रता थी वो बहुत अच्छी थी। उनकी जाति या धर्म उनकी मित्रता के बीच में नहीं आया। वही यहां पर बताया है कि टोपी और इफ़न की दादी आपस में रिश्ता मजबूत और जाति की दीवारों से काफी ऊंचा था। दोनों में अलग सा लगाव था, अपनापन एवं प्यार था। पूछा जा सकता है ना कि उनकी दोस्ती किस आधार पर थी या उनकी दोस्ती के पैमाने क्या थे। उनके रिश्तों को धर्म के सौदागर नहीं समझ सकते थे। टोपी शुद्ध हिंदू ब्राह्मण था और दादी 5 वक्तों की नमाज अदा करती थी, इफ़न की दादी, ठीक है, और वो थी मुस्लिम। साधारणतः लोग समान आयु और समान धर्म के मानने वालों के बीच ही रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, परंतु टोपी और दादी के बीच दादी पोते का एक ऐसा मानवीय रिश्ता था जो धर्म संप्रदाय और उम्र से कहीं बढ़कर था। टोपी शुक्ला इफ़न की दादी का बहुत आदर सम्मान करता था, क्योंकि जो इफ़न की दादी थी उसका व्यवहार टोपी शुक्ला की मम्मी से मिलता था, जबकि टोपी शुक्ला की जो दादी थी वो बड़ी तेज तर्राट थी, ठीक है। इफ़न की दादी को हिंदुस्तान की मिट्टी से लगाव था। उन्हें पूर्वी बोली, दूध, दही, घी का खान पान, नाच गान आदि काफी पसंद था। टोपी हिंदू बालक था, उसे दादी से कहानियां सुनना, समझाना, बातें करना बहुत अच्छा लगता था। वह अपनी माता से मार खाकर भी दादी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता था। दोनों ही एक दूसरे के सुख दुख को बांटते और दादी उसे समझाती। इंसानियत से बढ़कर कोई और रिश्ता नहीं होता। यह टोपी और इफ़न की दादी के बीच की आत्मीयता से पता चलता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा रिश्ता होता है। जिस दिन हम समझ जाएं, जिस दिन हम मनुष्य ये समझ लें कि मानवता और इंसानियत या मनुष्यता जो है वही रिश्ता सबसे ऊंचा होता है, तो उस दिन तो सारे झगड़े ही समाप्त हो जाएंगे, सारी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। काश कि हम सब इंसानियत के धर्म को सबसे ऊपर माने और जो आपसी मतभेद या मनभेद चल रहे हैं उनसे दूर हो जाएं। जब हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी के लोगों द्वारा जबरन उठा लिया गया, तब लेखक के मिलने पर उनकी क्या दशा थी? पता है ना कि ठाकुरबाड़ी के लोगों द्वारा हरिहर काका को जबरन उठाया गया था। उनके हाथ पैर मुंह सब बांधकर कमरे में बंद कर दिया गया था। उनकी जो भी जमीन जायदाद थी या कुछ बीघा जो जमीन थी उस पर ठाकुरबाड़ी के लोग कब्जा करना चाहते थे, परंतु हरिहर काका उन्हें देना नहीं चाहते थे। और उस स्थिति में जब लेखक उनसे मिले तब लेखक ने क्या देखा कि हरिहर काका की मनोस्थिति कैसी है। देखिए, इस बार जब लेखक हरिहर काका से मिलने गया और उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर उठाकर एक बार लेखक की ओर देखा और सिर झुका लिया। इसके बाद उन्होंने दोबारा सिर नहीं उठाया। उनकी यंत्रणा और मनोदशा के बारे में उनकी आंखों ने बहुत कुछ कह दिया, पर काका कुछ बोल ना सके। उनकी इस दशा ने लेखक को चिंतित कर दिया था कि आखिर ऐसा क्या हुआ हरिहर काका के साथ, ऐसा क्यों वे चिंतित हैं, इतने चिंतित क्यों हैं कि सब कुछ जैसे पहले हंसते बोलते थे, अपने सारी मन की बातों को साझा करते थे, परंतु आज क्या हुआ? जब लेखक उनसे मिलने आए तो वो एक बार तो उन्होंने सिर उठाया और लेखक ने कहा ना कि वो कुछ, उनकी जुबान तो कुछ नहीं बोल पाई, परंतु उनकी आंखों ने सब कुछ कह दिया। सब कुछ कह दिया कि वे कितने दुखी हैं, वे कितने मतलब व्यथित हैं और उनका जो जीना है वो किस कदर अब दूसरों पर आश्रित हो गया है। समझ आया? चलते हैं हम खंड खा की तरफ। खंड खा है रचनात्मक लेखन। यस, रचनात्मक लेखन के अंतर्गत हम करने वाले हैं अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन और सूचना लेखन।
समझ आया बेटा कि इन सभी बिंदुओं को हम खंड खा में देखेंगे और इसको रचनात्मक लेखन के अंतर्गत इसलिए रखा गया है क्योंकि यहां पर देखी जाएगी आपकी रचनात्मकता, आपकी क्रिएटिविटी, कि आप किस तरह से कितने रचनात्मक होकर, कितने क्रिएटिव होकर अपने आप को परीक्षा में प्रस्तुत करने वाले हैं। कैसी रचनात्मकता बताती हूं। जैसे कि अनुच्छेद लेखन की बात जब आती है तो अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं? अंग्रेजी में आर्टिकल राइटिंग कहते हैं, हिंदी में अनुच्छेद लेखन कहते हैं। जो निबंध था पहले बड़े बड़े उसमें लिखा जाता था, 200-250 शब्दों में लिखा जाता था और 10 नंबर का आता था, संकेत बिंदु होते थे। अब निबंध के ही छोटे भाई आ गए हैं जिनको अनुच्छेद कहते हैं और संकेत बिंदु उनमें भी रहेंगे। तो निबंध और जो संकेत बिंदु रहेंगे, मतलब अनुच्छेद जो हम लिखेंगे वो दिए जाएंगे हमें 3 और करने होंगे हमें 1। कितनी अच्छी परीक्षा है आपकी कि 3 में से आपको सिर्फ 1 करना है, तीनों को तीनों नहीं करना है। जल्दबाजी में ये मत सोचना कि तीनों को थोड़ा थोड़ा करा है हमें 5 नंबर मिल जाएंगे या 6 नंबर मिल जाएंगे, ये मत सोचना, ठीक है। अनुच्छेद आपका 6 नंबर का है, 6 नंबर के हिसाब से आपको 2-2.5 पेजेस में तो लिखना है क्योंकि 150 शब्दों की बात है। अच्छे से शुरू कीजिए और जब भी कोई हम अनुच्छेद शुरू करते हैं, यदि आप उसको किसी दोहे के माध्यम से शुरू करें, किसी लोकोक्ति या मुहावरे के द्वारा यदि शुरू करें, कोई पंक्ति या कोट या सुविचार के स्टार्टिंग में लिखें और फिर उसको आप डिस्क्राइब करें तो बहुत अच्छे से आपका जो अनुच्छेद है वो प्रभावी लगेगा और अंक खींचने भी सहायक होगा। आइए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। क्या है सबसे पहला? हमारे समाज में नारी का स्थान। क्या है हमारे समाज में नारी का स्थान, वो देखना है। संकेत बिंदु क्या क्या है बेटा? भूमिका है, आधुनिक नारी है, समाज में नारी की दशा है और निष्कर्ष है। तो भूमिका के अंतर्गत हम क्या लिखते हैं? इंट्रोडक्शन। यस, हम परिचय देंगे कि हम इस पॉइंट या इस बिंदु के आधार पर हम क्या लिखने वाले हैं, वो भूमिका में आ जाएगा। आधुनिक नारी क्या है, क्या कर रही है? आज हर एक क्षेत्र में नारी अपना परचम लहरा चुकी है, ठीक है, वो सब दिया है। उसके बाद समाज में नारी की दशा, तो हमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक आना है, वर्तमान काल तक आना है कि पहले स्त्रियों की दशा कैसी थी, फिर धीरे 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 क्या हुआ कि आज बदलाव बहुत सकारात्मक हुए हैं। शिक्षा इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण है। फिर हम चलेंगे निष्कर्ष की ओर, और निष्कर्ष मतलब समझते हैं, निष्कर्ष का अर्थ होता है कंक्लूजन, अर्थात हम समापन की ओर जाएंगे, ठीक है। हम समापन करेंगे कि जो भी हमने लिखा है उसमें हमने क्या क्या दिखाया और हमें क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से नारी समाज की आधारभूत शिला होती है या आधारभूत होती है नारी, ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से है। जैसे अभी और हमारा टॉपिक है, टॉपिक है हमारा आधुनिक संचार क्रांति। आधुनिक संचार क्रांति, संचार क्रांति के अंतर्गत क्या लिखेंगे हम? पहले भूमिका बताएंगे, उसका इंट्रोडक्शन देंगे कि आखिर संचार और उसके साथ क्रांति लग जाने से उसका अर्थ क्या हो जाता है, ठीक है। संचार के नए आयाम, संचार मीन्स कम्युनिकेशन, आप समझते ही हैं। समाज में बदलाव और उपसंहार, ठीक है। उसके साथ हम चलेंगे जो हमारा टॉपिक है अगला, प्राकृतिक आपदा, भूकंप। यस, क्या है इसमें? प्राकृतिक आपदाएं और कौन सी होती हैं, इनसे क्या हानियां होती हैं, इनके कारण और बचाव, किस तरह से इनसे बचा जा सकता है, ये हम देखेंगे अनुच्छेद लेखन में, ठीक है। चलें अब हम उत्तर की तरफ। क्या देखना है? ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी प्रश्न जब आएगा तो आपको ध्यान से पढ़ना है। उत्तर पर पहुंचे तो दिए गए 3 अनुच्छेद में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है, ठीक है बेटा। कितने नंबर का है आपको पता है? 6 नंबर का है। भूमिका रहेगी 1 नंबर, ठीक है। विषय वस्तु 4 और भाषा 1। समझ आया कि भूमिका जो हम इंट्रोडक्शन देंगे या जो हमारे अनुच्छेद का परिचय हम देंगे वो रहेगा हमारा 1 नंबर का। और किस तरह से परिचय होगा कि जो भी हमारा टॉपिक होगा वो पूर्ण रूप से उससे परिभाषित होता है या नहीं, ठीक है। उसके अंतर्गत हम फिर चलेंगे आगे, विषय वस्तु में क्या क्या शामिल हो जाएगा, उसका अर्थ क्या है, कारण क्या है, बचाव क्या है, किस तरह से प्रभावित होते हैं हम, कोई भी टॉपिक, ठीक है।
और उसका निष्कर्ष क्या है, सब कुछ इसमें आ जाएगा। और भाषा में क्या रहेगा कि किस तरह के शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। लिखित भाषा हमारी हमेशा प्रामाणिक भाषा मानी गई है और सबसे सशक्त भाषा जो है वो लिखित भाषा है। ठीक है, तो अब भाषा में एक अंक है कि आप किस प्रकार के शब्दों को जोड़कर या शब्दों से वाक्यों का निर्माण करते हैं और अपने अनुच्छेद को लिखते हैं या पूर्ण करते हैं। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपको 6 में से 6 नंबर मिल जाएं। आइए चलते हैं, अब हम पहला जो हमारा टॉपिक था, हमारे समाज में नारी का स्थान क्या है। हमारे समाज में नारी का स्थान, तो इंट्रोडक्शन के दौरान और एक मैं बात बताना चाहूंगी कि बेटा जो भी संकेत बिंदु दिए हैं, अब आपके मन में ये जरूर प्रश्न चल रहा होगा कि मैडम हर एक संकेत बिंदु का क्या हमको, जैसे संकेत बिंदु हमने लिखा और उसके साथ साथ क्या हमको अलग से उसका डिस्क्रिप्शन देना है, जैसे संकेत बिंदु नंबर 1, अब इसका इंट्रोडक्शन देंगे, फिर संकेत बिंदु नंबर 2, फिर इसका इंट्रोडक्शन देंगे या इसके बारे में लिखेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं और आप एक साथ सभी संकेत बिंदुओं को उत्तर में लिखकर अपने पैराग्राफ की भांति भी अनुच्छेद लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? नो डाउट ना। चलिए, हमारे समाज में नारी का स्थान। प्राचीन काल में हमारे समाज में नारी का महत्व नर से कहीं बढ़कर होता था। अब सोचिए, प्राचीन समय की यदि हम बात करें, फिर ये धीरे धीरे आया प्राचीन सबसे पूर्व की। किसी समय तो नारी का स्थान नर से इतना बढ़ गया था कि पिता के नाम के स्थान पर माता का नाम ही प्रधान होकर परिचय का सूत्र बन गया था। धर्म दृष्टा मनु ने नारी को श्रद्धामयी और पूजनीय मानते हुए कहा था। क्या कहा था? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। ठीक है, जहां नारी की पूजा या प्रतिष्ठा होती है वहां देवता रमण करते हैं या निवास करते हैं, अर्थात निवास करते हैं। धीरे धीरे समय के बदलाव के कारण नारी में कुछ अपूर्व परिवर्तन आए। कैसे परिवर्तन आए, क्यों परिवर्तन आए, आखिर इसके पीछे क्या कारण था? वह अब नर से महत्वपूर्ण ना होकर उसके समकक्ष श्रेणी में आ गई। पहले तो नारी ऊपर थी, अव्वल थी, अब धीरे धीरे उसके समकक्ष मींस बराबरी में आ गई। पहले यहां थी, फिर बराबरी में आई, फिर क्या हुआ कि नीचे आ गई। देखते हैं। पुरुष के परिवार के सभी कार्यों का बोझ नारी ने उठाना शुरू कर दिया। इस प्रकार नर और नारी के कार्यों में काफी अंतर आ गया। ऐसा होने पर भी प्राचीन काल की नारी ने हीन भावना का परित्याग कर स्वतंत्र और आत्मविश्वास से पूर्ण होकर अपने व्यक्तित्व का सुंदर और आकर्षक निर्माण किया। वो ये नहीं सोचा कि पहले मैं कहाँ थी, पहले मैं पूजी जाती थी और अब क्यों मुझे इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। फिर भी उसने अपने अंदर आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को निखारा और अपने कार्य में पूरी तरह से समर्पित रही। समय के बदलाव के साथ साथ नारी दशा में भी बहुत परिवर्तन आ गया है। यूं तो नारी प्राचीन काल से अब तक भार्या के रूप में रही है, इसके लिए उसे गृहस्थी के मुख्य कार्यों के लिए विवश किया गया। पत्नी, ठीक है, कि पत्नी का काम है घर में बच्चों का पालन पोषण करना, घर गृहस्थी के कार्य करना, ये मतलब इस तरह से नारी को परिभाषित कर दिया। जैसे भोजन बनाना, बाल बच्चों की देखभाल करना, पति की सेवा करना, पति की इच्छा को पूर्ण करने के लिए विवश होती हुई अमानवता का शिकार बनकर क्रय विक्रय की वस्तु भी बन जाना अब नारी जीवन का एक विशेष अंग बन गया। कैसे हुआ? बच्चों का पालन पोषण करना ठीक है, पति की सेवा करना ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि देखिए, पति की इच्छा को पूर्ण करने के लिए विवश होती हुई अमानवता का शिकार बन जाना, मतलब यदि पति को गुस्सा या क्रोध हुआ तो वो उस पर अत्याचार करे, दुराचार करे, ये भी नारी को सहना पड़ता था। सोच कर ही रूह कांप जाती है। शिक्षा के प्रचार प्रसार के फलस्वरूप अब नारी की वह दुर्दशा नहीं है, क्योंकि पहले जो दुर्दशा समझते हैं ना बेटा, बुरी स्थिति, क्योंकि प्रताड़ित होती थी नारी, नर हर तरीके से उसका शोषण करता था। ठीक है, अब वह दुर्दशा नहीं है जो कुछ अंधविश्वासों, रूढ़िवादी विचारधाराओं या अज्ञानता के फलस्वरूप हो गई थी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इस विषय में स्पष्टता ही कहा है, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से बढ़कर नारी। इस उक्ति का अर्थ समझ में आया?
एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से बढ़कर नारी, नर और नारी। न और रा में कोई मात्राएं नहीं है, लेकिन नारी जब लिखते हैं तो एक मात्रा और दो मात्रा, मतलब हमेशा नारी का स्थान नर से अधिक रहा है। ये किसने लिखा है? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने ये लिखा है, उनकी पंक्तियां। नारी के प्रति श्रद्धा और विश्वास की भावना व्यक्त की जाने लगी है। कविवर जयशंकर प्रसाद ने अपनी महाकाव्य कृति कामायनी में लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्त्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कितनी अच्छी बात लिखी है उन्होंने। जयशंकर प्रसाद जी जो छायावादी कवि माने जाते हैं, आधार स्तंभ हैं। ठीक है, नारी आज समाज में प्रतिष्ठित और सम्मानित हो रही है, और आप भी देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में वो अपने आप को काबिल साबित कर रही है और अपनी सफलता का परचम लहरा रही है। वह अब घर की लक्ष्मी ही नहीं रह गई है, अपितु घर से बाहर समाज का दायित्व निर्वाह करने के लिए आगे बढ़ाई है। वह घर की चार दीवारी से अपने कदम को बढ़ाती हुई समाज की विकलांग दशा को सुधारने के लिए कार्यरत हो रही है। इसके लिए वह नर के समांतर पद अधिकार को प्राप्त करती हुई नर को चुनौती दे रही है। वह नर को यह अनुभव कराने के साथ साथ उसमें चेतना भी भर रही है कि नारी में किसी प्रकार की शक्ति और क्षमता की कमी नहीं है, केवल अवसर मिलने की देर होती है। इस प्रकार नारी का स्थान हमारे समाज में आज अधिक समाहित और प्रतिष्ठित है। ठीक है, तो इस तरह से समाज में नारी की दशा या नारी पर जब कोई भी अनुच्छेद आए तो आप शुरू कीजिएगा प्राचीन काल से, फिर धीरे 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 आकर वर्तमान तक आपको लेकर आना है। और आपको पता है कि वर्तमान में चाहे वो कितने सारे रूप निभाती है बेटा नारी, है ना। सबसे पहले पुत्री, पुत्री के बाद जब उसका विवाह होता है तो वो जाती है पत्नी, बहू, मामी, चाची, कितने सारे, फिर माँ बनती है वो, फिर दादी बन जाती है, कितने सारे रूपों में अपने आप को परिपूर्ण करती है और अपनी जो भूमिका रहती है उसका निर्वहन बड़े ही खूबी और बड़े ही अच्छे तरीके से करती है। तो यहाँ हम इस तरह से नारी से संबंधित अनुच्छेद लिख सकते हैं। क्लियर? चलते हैं अगले अनुच्छेद की ओर, जो कि है आधुनिक संचार क्रांति। संचार क्रांति समझते हैं, कम्युनिकेशन में बदलाव, सकारात्मक बदलाव। क्रांति शब्द जहां भी आता है वहां उसका अर्थ होता है सकारात्मक, पॉजिटिव चेंजेस। ठीक है, अब किस तरह के सकारात्मक हुए हैं प्रचार प्रसार संचार में, वो हम देखेंगे। आपको भली भांति पता है ना संचार के साधन कौन कौन से हैं, द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कई हैं, आपको पता है, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र और भी बहुत सारे। तो अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि क्या हुआ है, पहले क्या था, और धीरे धीरे शनेह शनेह, धीरे धीरे को शनेह शनेह लिखते हैं तो और अच्छे शब्दों की यहाँ पर बढ़ोतरी होती है और जो हमारा लेखन है वो अधिक प्रतिष्ठित मान बढ़ता है। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रगति के पथ पर मानव बहुत दूर चला आया है। जीवन के हर क्षेत्र में कई ऐसे मुकाम प्राप्त हो गए हैं जो हमें जीवन की सभी सुविधाएं, सभी आराम प्रदान करते हैं। आज संसार मानव की मुट्ठी में समाया हुआ है। जीवन के क्षेत्रों में सबसे अधिक क्रांतिकारी कदम संचार क्षेत्र में उठाए गए हैं। कैसे कदम उठाए गए हैं आप भली भांति जानते हैं। अनेक नए स्रोत, नए साधन और नई सुविधाएं प्राप्त कर ली गई हैं जो हमें आधुनिकता के दौर में काफी ऊपर ले जाकर खड़ा करती हैं। ऐसे ही संचार साधनों में आज एक बड़ा ही सहज नाम है इंटरनेट, जिसके माध्यम से हम और आप जुड़ गए हैं। हम आप कहीं भी हो, है ना, कोसों दूर, देश विदेश कहीं पर भी हम एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट हो सकते हैं। ठीक है, यही नाम है इंटरनेट, जिसने बहुत सफलता प्रदान की है। ठीक है, यूं तो इसकी शुरुआत सन 1900, बताइए क्या है ये, 1969 में एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसीज द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के 4 विश्वविद्यालय के कंप्यूटरों की नेटवर्किंग करके की गई थी। कब की गई थी? 1969 में। ठीक है, इसका विकास मुख्य रूप से शिक्षा, शोध एवं सरकारी संस्थाओं के लिए किया गया था।
इसके पीछे मुख्य उद्देश्य था संचार माध्यमों को ज्यों का त्यों आपात स्थिति में बनाए रखना जब सारे माध्यम निष्फल हो जाएं। सोचिए आप, ये कहते हैं ना कि कोई भी कार्य एक उद्देश्य को लेकर किया जाता है तो उसको हम एकदम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से कर सकते हैं। जब उद्देश्यहीन हम होंगे तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो यहां पर जब ये कार्य हुआ तो वहां पर पहले से ये तय था कि हम क्या करना चाहते हैं और हमें कहां तक पहुंचना है। ठीक है, सन 1971 तक इस कंपनी ने लगभग 2 दर्जन कंप्यूटरों को इस नेट से जोड़ दिया था। 2 दर्जन, 1 दर्जन समझते हैं 12, 2 दर्जन मीन्स 24। ठीक है, सन 1972 में शुरुआत हुई ईमेल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मेल की, जिसने संचार जगत में क्रांति ला दी। ईमेल, संदेश भेजे जाने लगे, कहीं से भी कहीं संदेश भेजे जाने लगे, ईमेल्स जा सकते थे, तो उसमें और एक सकारात्मक क्रांति ला दी। अब क्या है देखते हैं आगे। इंटरनेट प्रणाली में प्रोटोकॉल एवं एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की सहायता से इंटरनेट यूजर प्रयोगकर्ता किसी भी कंप्यूटर से जुड़कर फाइलें डाउनलोड कर सकता है। और सन 1973 में क्या हुआ, देखिए लगातार हो रहा है बेटा। 1969 में हुआ स्टार्ट, उसके बाद फिर 71 में आए हम, कंपनी लगभग 2 दर्जन कंप्यूटरों को जोड़ चुकी। 1972 में क्या हुआ, शुरुआत हुई ईमेल्स की। अब पहुंचे हम 1973 में, क्या हुआ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं को डिजाइन किया गया। कब, 1973, 72, 71 और 69 में शुरुआत। फिर क्या हुआ, सन 1883 तक इंटरनेट पर कंप्यूटर के बीच संचार माध्यम बन गया। 1900 होगा, ठीक है, ओके ठीक है। मोनीटेल के पीटर ड्यूस ने पहली बार हाँ ठीक है, मैं सन 1989 मैकगिल यूनिवर्सिटी में इंटरनेट इंडेक्स बनाने का प्रयोग किया। फिर क्या हुआ, इसके साथ ही थिंकिंग मशीन कॉर्पोरेशन के बिडस्टर क्रहल ने एक दूसरा इंडेक्सिंग सिस्टम वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर विकसित किया। उसी दौरान यूरोपियन लेबोरेटरी फॉर पार्टिकल फिजिक्स के बर्नल्स ली ने इंटरनेट पर सूचना के वितरण के लिए एक नई तकनीक विकसित की जिसे वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना गया, WW। ठीक है, यह हाइपर टेक्स्ट पर आधारित होता है जो किसी इंटरनेट यूजर को इंटरनेट की विभिन्न साइट्स पर एक डॉक्यूमेंट को दूसरे से जोड़ता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, यह काम हाइपरलिंक के माध्यम से होता है। हाइपरलिंक विशेष रूप से प्रोग्राम किए गए शब्दों, बटन अथवा ग्राफिक्स को कहते हैं। ई कॉम की अवधारणा काफी तेजी से फैलती गई और संचार माध्यम के नए नए रास्ते खुलते गए। मैं यहां पर एक बात आपसे कहना चाहूंगी बेटा कि ये जो टॉपिक्स हैं वो अनुच्छेद आ सकते हैं क्योंकि ये इनसे आप भली भांति परिचित हैं और आजकल के जो आप बच्चे हैं ना वो बड़े ही एडवांस्ड हैं। आजकल की जो जनरेशन है वो इनमें हमसे कई गुना आगे है, तो इनको अपने ईयर्स के साथ और अच्छे डेट्स के साथ याद रखिएगा। हो सकता है इसी तरह के अनुच्छेद आ जाए। नई नई शब्दावलियां जैसे ईमेल, वीमेल, वेबसाइट, .com, वायरस आदि इसके अध्यायों में जुड़ते गए। कई नए वायरस समय समय पर दुनिया के लाखों कंप्यूटर को प्रभावित भी करते रहे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा होता गया और हम अच्छे अच्छे रास्ते पर चल के सफलता प्राप्त करते गए। कभी कभी बहुत सारे ऐसे कई वायरसेस आए, कई नए वायरस समय पर दुनिया के लाखों कंप्यूटर्स को प्रभावित करते रहे, उनको हैंग किया, कहीं कुछ किया। ठीक है, इन समस्याओं से जूझते हुए संचार का क्षेत्र आगे बढ़ता रहा। फिर भी समस्या के चलते हार ना मानकर, पीछे ना हटकर, अपने आप को रोक कर आगे ही निरंतरता के साथ बढ़ते गए। भारत अपनी भागीदारी इन उपलब्धियों में जोड़ता रहा। आज भारत में इंटरनेट कनेक्शनों और प्रयोगकर्ताओं की संख्या लाखों में है और ये आप भली भांति जानते हैं। तो इस तरह से हम संचार में नई क्रांति से यदि आएगा तो उसमें इंटरनेट जरूर आएगा। और इंटरनेट जब आएगा तो इंटरनेट का कब आविष्कार हुआ, कब से कब इसकी शुरुआत हुई, क्या था स्टार्टिंग में, ये हम सब इसमें लिख देंगे तो आपको अवश्य ही 6 में से 6 अंक मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, ओके आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक आपदा, भूकंप,
समझते हैं आप कि जो प्राकृतिक आपदाएं रहती हैं वो मनुष्य के वश में नहीं रहती हैं, चाहे हम कितना भी, हाँ ये जरूर है कि उनकी रोकथाम, उनसे बचाव किस तरह से किए जाए ये हम कर सकते हैं, वो भी बुद्धिमत्ता के साथ, हड़बड़ाहट में नहीं, जल्दबाजी में नहीं। लेकिन जो प्रकृति के साथ मनुष्य दोहन कर रहा है प्रकृति का, या इस तरह से उसका दुरुपयोग कर रहा है, उसका परिणाम हमको समय समय पर भुगतना ही पड़ता है। अब ऐसी ही कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं। भूकंप। क्या होता है भूकंप? जब अचानक से धरती में कंपन स्टार्ट होता है और वो कंपन इस कदर हावी हो जाता है कि सारी दुनिया तहस नहस हो जाती है, सब कुछ नष्ट होने को हो जाता है। कितनी भी बड़ी इमारतें क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, सब कुछ धराशायी हो जाता है यूं पल भर में। ठीक है, अब देखिए यहां लिखा है कि प्रकृति जब भी गुस्सा दिखाती है तो कहर ढाए बिना नहीं मानती है, और प्रकृति का प्रकोप अर्थात गुस्सा बहुत खतरनाक रहता है, उसका सामना मनुष्य नहीं कर सकता। अतः हमें प्रकृति के साथ मित्रवत व्यवहार करना है, उसको हानि नहीं पहुंचाना है, ताकि हम और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। आकाश के तारों को छू लेने वाला विज्ञान प्राकृतिक आपदाओं के सामने घुटने टेक देता है। जस्ट अभी मैंने कहा ना कि मनुष्य कितना भी ऊंचाई पर क्यों ना चला जाए, कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन प्रकृति या प्राकृतिक आपदाओं के सामने उसको घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अनेक प्राकृतिक आपदाओं में कई आपदाएं मनुष्य की अपनी देन है ना। कुछ वर्षों में प्रकृति के गुस्से के जो रूप देखे गए हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति के क्षेत्र में मनुष्य जब जब हस्तक्षेप करता है, हस्तक्षेप करना जानते हो, उसकी जो साइकिल है, उसका जो रूटीन है, उसमें अपनी टांग अड़ाता है या अपने आप को उसमें शामिल कर देता है अनावश्यक रूप से, तब उसमें कुछ ऐसी परिवर्तन आता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक और जानलेवा साबित होता है। तो उसका ऐसा ही परिणाम होता है जो सुनामी के रूप में और गुजरात के भूकंप के रूप में देखने में और सुनने में आया है। आपको पता ही है, धरती हिलती है, भूचाल आता है। जब यही भूचाल प्रलयंकारी रूप ले लेता है तो भूकंप कहलाता है। सामान्यतः भूकंप तो जहां तहां आते रहते हैं, जिनमें विशेष हानि नहीं होती है। जब जोर का झटका आता है तो गुजरात का दृश्य प्रस्तुत कर देता है कि कितना खतरनाक था वो मंजर। ये भूकंप क्यों होता है, कहां होगा, कब होगा, वैज्ञानिक इसका सटीक कारण नहीं बता सके हैं कि कब होने वाला है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या रोकथाम करें। हाँ, अनुमान लगाए जा रहे हैं, वैज्ञानिक ने बहुत सारी तरक्की की है, अनुमान लगाए जा सकते हैं, परंतु अब क्या करें, हमें क्या करना है, वहीं की प्रकृति को गुस्से से बचाना होगा, अर्थात उसको या उसके साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो प्रकृति का संतुलन है उसे सही से चलने देना है। हाँ, भूकंप की तीव्रता को मापने का यंत्र तो जैसे तैसे बना लिया गया है। वर्षों के प्रयास के बावजूद भी मनुष्य इससे निजात पाने की बात तो दूर, उसके रहस्यों को भी नहीं जान पाया है कि आखिर क्या कारण है और कहां आ जाए और कब आ जाए। सोते के सोते रह जाएंगे और कब दुनिया ढह जाएगी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, यह उनके लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। धरती हिलने या भूकंप के बारे में अनेक किंवदंतियां पढ़ी और सुनी हैं। किंवदंतियां एक शब्द है जैसे मिसकंसेप्शन या गलतफहमियां। ठीक है, कुछ धार्मिक व्याख्याओं के कारण यह धरती सप्तमुंह वाले नाग के सिर पर टिकी है। जब नाग सिर बदलता है तो धरती हिलती है, ऐसा माना है, ऐसा लिखा है। ठीक है, दूसरी किंवदंती है कि धरती धर्म की प्रतीक गाय के सींग पर टिकी है और जब गाय सींग बदलती है तब धरती हिलती है। इसके विपरीत वैज्ञानिक तथ्य और कुछ कहते हैं। इनके अनुसार पृथ्वी की बहुत गहराई में तीव्रतम आग है, बहुत गहराई में पाताल लोक, वहां आग ही आग है, और जहां आग है वहां तरल पदार्थ है। ठीक है, तरल मीन्स लिक्विड। आग के कारण इस तरल पदार्थ में हलचल होती रहती है। जब यह उथल पुथल अधिक बढ़ जाती है तब झटके के साथ पृथ्वी की सतह की ओर फूट पड़ती है। इस तरह उसकी तीव्रता के अनुसार पृथ्वी हिलने लगती है। गुजरात में तीव्र गति से भूकंप हुआ। इस भूकंप ने दिन दूना
चुना गणतंत्र दिवस। कौन सा दिन चुना था? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2001। संपूर्ण देश गणतंत्र के राष्ट्रीय उत्सव में मग्न था। गुजरात के लोग दूरदर्शन पर गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम देख रहे थे आराम से, बिल्कुल नॉर्मल। तभी यकायक, यकायक मीन्स अचानक, झटका लगा, धरती हिली। लोग सोच भी नहीं पाए कि क्या हुआ और इतनी ही देर में गगनचुंबी, आसमान को छूने वाली अट्टालिकाएं, इमारतें, बिल्डिंग्स, अस्पताल, विद्यालय, फैक्ट्री और टेलीविजन के सामने बैठी भीड़ को भूकंप निगल गया, अपने ग्रास बना लिया उसने। ये हुआ था और शेष रह गई उन लोगों की चीत्कार, जो बचे, जो कुछ रह गए, उनकी हाहाकार और उनकी चीत्कार कि कुछ समझ नहीं आए कि पल भर में ही प्रकृति ने कैसा अपना प्रकोप दिखाया और सब कुछ उसके अंदर, ठीक है। और जो उसकी चपेट में ना आने से बच गए। भूकंप से उत्पन्न हृदय विदारक दृश्य को देखकर भी कुछ लोग मानवता के स्थान पर अमानवीय कृत्य करने में संकोच नहीं करते हैं। आज भी जब प्रकृति का प्रकोप या प्रकृति का क्रोध, गुस्सा इतना दिख चुका है, जानलेवा बीमारी, महाभयंकर प्रलयकारी, अभी अभी कोरोना काल आया, उसमें भी अब इसके बाद भी यदि मनुष्य अपने आप को नहीं संभाल सका, ये प्रकृति के साथ मित्रवत व्यवहार नहीं कर सका, तो परिणाम तो हानिकारक और जानलेवा होंगे ही। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आने वाले नागरिक आप हैं, तो आप किस तरह से समाज का निर्माण करेंगे, आप ध्यान दीजिए कि प्रकृति के साथ किस तरह से हमें अपना रवैया अपनाना है। एक और तो देश के कोने कोने से और दूसरे देशों से सहायता पहुंचती है और व्यवस्था के ठेकेदार उसमें भी कंजूसी करते हैं। अब यहाँ क्या हो जाता है कि मान लीजिए कहीं आपदा आ गई, नेचुरल डिजास्टर्स या प्राकृतिक आपदाएं, तो कुछ सहायता पहुंचाई जाती है, तो उसमें भी बीच में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो उसमें भी खाने के लिए तत्पर रहते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ना कि एक ओर तो देश के कोने कोने से और दूसरे देशों से सहायता पहुंचती है और व्यवस्था के ठेकेदार जिनके हाथों में ये है वो कंजूसी करते हैं, अर्थात उसमें से भी अपने लालच को पूरा करने का सोचते हैं और अपनी व्यवस्था पहले करने लगते हैं। ऐसे लोग ऐसे समय में अमानवता का परिचय करा ही देते हैं कि वो मानव होकर भी कितना अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। ऐसी प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य को संदेश देती हैं कि जब तक जियो तब तक परस्पर प्रेम से जियो, है ना। कहता ना, जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। हर एक पल को सबके साथ मिलजुल कर हंसी खुशी से बिताना है। मैं कब कहर बरसा दूं उसका मुझे भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, ये प्रकृति के कथन है। यह प्राकृतिक आपदा मनुष्य को सचेत करती है, वार्न करती है, वार्निंग देती है और संदेश देती है कि मैं मौत बनकर सामने खड़ी हूं। जब तक जी रहे हो तब तक मानवता की सीमा में रहो और जीवन को आनंदित करो और प्रेम से रहो, अन्यथा मेरा कहर जब बरसेगा तो कोई नहीं बचेगा। ये है प्राकृतिक आपदाएं। यदि प्राकृतिक आपदा से संबंधित अनुच्छेद आता है तो इसी तरह के शब्दों का लिखिएगा ताकि जो भी पढ़े या जो भी चेकर आपकी लेखन पर नजर डाले तो वो अपने आप को कोरिलेट कर पाए। आपने देखा ना बेटा, कितने अच्छे शब्दों का निर्माण करके ये अनुच्छेद लिखा गया है। तो इसी तरह से जब भी हम अनुच्छेद लिखेंगे या किसी भी प्रश्न पर हम पहुंचेंगे तो उसका उत्तर इतना सटीक होना चाहिए कि उसकी भाषा, उसके शब्द व्यक्ति की रूह तक पहुंच जाएं। आइए चलते हैं प्रश्न 5वां। क्या है? पत्र लेखन। आप नीरज या नीरजा हैं। और ध्यान दीजिए कि पत्र में जब नाम दिए जाएं तो आपको उन्हीं नामों का प्रयोग करना है। यदि नाम नहीं दिए तो आप आभाषा लिखेंगे। पत्र है 5 नंबर का। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र लगभग 120 शब्दों में लिखिए। स्थानांतरण समझते हैं ना, टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अथवा इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया द्वारा आपने किसानों की स्थिति के बारे में बहुत कुछ देखा और सुना और पढ़ा होगा। एक सुदृढ़ कृषि व्यवस्था के लिए आप अपने सुझाव देते हुए अखबार के संपादक को पत्र लिखिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही पत्र औपचारिक हैं। औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में अंतर बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, वहां पर आपको बहुत अच्छे से लिखना है। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? ऑफिशियल लेटर्स।
औपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं? कार्यालय को, ऑफिस में, या किसी भी संपादक को, अधिकारी को, ऑफिसर्स को, जिनमें औपचारिकताएं या फॉर्मेलिटीज के साथ हमें निबंध जो पत्र है उसकी शुरुआत करनी पड़ती है लेफ्ट हैंड साइड से, और लेफ्ट हैंड साइड पर ही हमें समापन करना होता है औपचारिक पत्र। और इसमें विषय कंपल्सरीली लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा बेटा। अनौपचारिक पत्र मीन्स हम अपने रिश्तेदारों को, पापा मम्मी ताऊ बहन, किसी को भी, मित्र को भी, जो भी पत्र हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, और उनमें हम विषय नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये दोनों पत्र औपचारिक हैं। अब इस गलतफहमी में आप बिल्कुल मत रहिएगा, क्योंकि मैंने सुना है बच्चों से कि एक अनौपचारिक आ जाएगा, एक औपचारिक आ जाएगा, तो हम तो अनौपचारिक ही तैयार कर लेते हैं। नो, ठीक है, कभी कभी आप देखिए ना, सैंपल पेपर सीबीएसई द्वारा ही रिलीज किए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर दोनों के दोनों पत्र औपचारिक भी आ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक औपचारिक और एक अनौपचारिक, दोनों पत्र औपचारिक भी आ सकते हैं, दोनों पत्र अनौपचारिक भी आ सकते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक भी आ सकता है। कंडीशंस हो सकती हैं, तो आपको दोनों की तैयारी रखना है। अर्थात यहां पर ध्यान दीजिए कि औपचारिक मीन्स ऑफिशियल लेटर्स, जो अधिकारियों को लिखे जाते हैं, प्रधानाचार्य को लिखे जाते हैं, मीन्स ऑफिस से संबंधित या कार्यालय से संबंधित जो भी पत्र होते हैं वो औपचारिक। अनौपचारिक मीन्स हमारे फैमिली में सारे मित्र मतलब दोस्त, माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी सब शामिल होते हैं। क्लियर हुआ? ये हैं दोनों के दोनों औपचारिक पत्र। अब चलते हैं कि कैसे लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम बेटा देखेंगे कि पत्र लेखन जो है 5 नंबर हम कैसे प्राप्त करें। हम कहां इतनी सी भी मिस्टेक ना करें तो कि हम 5 में से 5 नंबर ग्रहण कर लें। यस, ऑफ कोर्स करेंगे आप। क्या है, इन चीजों का ध्यान रखिए। दिए गए 2 पत्रों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। अब दोनों औपचारिक है, अनौपचारिक होंगे तब भी बिंदु यही रहेंगे, आरंभ तथा अंत की औपचारिकताएं, विषय वस्तु और भाषा। मतलब आपने कहां से शुरू किया, अनौपचारिक में भी तो आपको एड्रेस लिखना होगा ऊपर की साइड, अंत में आपको अपना नाम या जो दिया है विषय में वो नाम लिखेंगे। तो अब देखिए, अंत तथा आरंभ की औपचारिकताएं, ध्यान दीजिए यहां पर कि मान लीजिए ये आपकी परीक्षा की शीट है, आंसर शीट है। ओके, ध्यान से देखिए बेटा, ये मार्जिन है, मार्जिन तो रहता ही है कॉपी में। अब आरंभ तथा अंत की औपचारिकताएं, आपके हाथ में कॉपी है तो यहीं से आप लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे। यहां आपने लिख दिया एड्रेस, उसके बाद दिनांक, और फिर उसी के साथ हम लिख देंगे विषय। ठीक है, विषय के बाद हम यहां से शुरू कर देंगे, चलता जाएगा पत्र, जाते जाते हम पहुंच जाएंगे धन्यवाद तक, और उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य या भवदीय ये लिख देंगे। अर्थात जो आरंभ तथा अंत की औपचारिकताएं हैं वो आपकी कॉपी पर आपके लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू होंगी और लेफ्ट हैंड साइड पर ही समाप्त होंगी। विषय वस्तु 3 अंक। विषय वस्तु किसे कहेंगे? जो विषय हमने लिखा है, ठीक है, ये हमने विषय लिखा है यहां से यहां तक, यहां से हमने शुरू कर दिया, सभी नम्र निवेदन है, तो ये है हमारी विषय वस्तु। मतलब बॉडी, जो बीच का पोर्शन रहता है वो विषय वस्तु कहलाता है, वो 3 अंक का है। ठीक है, और 1 अंक हमारी भाषा के हैं कि किस तरह की भाषा हम लिखेंगे। क्लियर हुआ? डन ना? चलिए चलते हैं आगे। यहां पर सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, डीएवी विद्यालय सेक्टर 14, रोहिणी, नई दिल्ली, दिनांक 24 अक्टूबर 2022। विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके, अब सुनिए मेरी बात, यहां पर मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगी। आरंभ तथा अंत की औपचारिकताएं आपकी कॉपी के बाईं तरफ अर्थात लेफ्ट हैंड साइड से आपको स्टार्ट करना है, और ये आरंभ की औपचारिकताएं हैं कहां तक? विषय तक। अब जो विषय वस्तु है वो कहां से स्टार्ट हुई है बेटा? यहां से कहां तक चलेगी? धन्यवाद तक। 3 अंक की होती है। ठीक है, तो ये आरंभ तथा आरंभ की औपचारिकता और अंत की भी औपचारिकता वो 1 नंबर की होती है। अब आप सोचेंगे इतना बड़ा लिखेंगे तब 1 नंबर, ये बेटा अंक विभाजन है। ठीक है, ये फॉर्मेट है एंड वी हैव टू फॉलो, हमें इसका पालन करना है तभी हमें अंक प्राप्त होंगे। ये हुआ, और यहां से शुरू होता है धन्यवाद तक हमारी विषय वस्तु अर्थात बॉडी, ये रहती है हमारी 3 अंक की। चलिए मैं फिर से बताती हूं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, डीएवी विद्यालय सेक्टर 14, रोहिणी,
नई दिल्ली, दिनांक 24 अक्टूबर 2022। विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु। महोदय, सभी ने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं आ का छात्र या की छात्रा हूं। मेरे पिताजी का स्थानांतरण आगरा हो गया है, ट्रांसफर हो गया है। हमारा समस्त परिवार अब आगरा जा रहा है। मैं भी अपने परिवार के साथ आगरा जा रही हूं या जा रहा हूं और वहीं से अपनी आगे की पढ़ाई करूंगा या करूंगी। मुझे वहां नए विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए इस विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करने की कृपा करें। धन्यवाद। बस यहां तक हो गया हमारा विषय वस्तु। महोदय से धन्यवाद तक विषय वस्तु, जो कि 3 अंक की होती है। और आरंभ तथा अंत की औपचारिकता है। आरंभ मैंने अभी बताया था बेटा, एक बार और देख लीजिए। ये आरंभ की औपचारिकता है और ये यहां से अंत की औपचारिकता है। तो ये होती है हमारी 1 अंक की। ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तब हमें कहीं जाकर पत्र में 5 में से 5 नंबर मिल ही जाएंगे। बस आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से देखिए, सुनिए, समझिए और पत्र जो परीक्षा है उसमें लिख कर आइए, ठीक है। वेरी नाइस। चलिए अब चलते हैं एक और पत्र। सेवा में संपादक महोदय, अमर उजाला, आगरा, 26 अक्टूबर 2022। महोदय, फिर ये आरंभ की औपचारिकता है, अंत की औपचारिकता है। 1 नंबर विषय वस्तु, ठीक है। महोदय, मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से एक सुदृढ़ कृषि व्यवस्था हेतु अपने सुझाव देना चाहती हूं, जो किसानों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की कृषि व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाने वाला किसान ही आज सुखी नहीं है। कभी जल प्लावन तथा कभी सूखे की मार झेलने वाला किसान शोषण का शिकार होकर आत्महत्या करने पर उतारू हो रहा है। यह भारत के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। सरकार को किसानों को ऐसे संकटों से बचाने के स्थायी उपाय करने चाहिए। उनको सस्ता ऋण दिया जाए, ऋण मतलब समझते हैं लोन, पुराने ऋण को माफ किया जाए तथा उनकी फसलों का बीमा कराया जाए, जिससे आपातकाल में उन्हें कुछ मदद मिल सके। किसानों से भी मेरा अनुरोध है कि वे नए संसाधनों के द्वारा खेती करके अधिक से अधिक अन्न उगाकर देश को समृद्ध करने में अपना योगदान दें, जिससे वास्तव में अपना भारत महान कहलाए। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इन सुझावों को समाचार पत्र में स्थान दें। भवदीय दृष्टि कुलश्रेष्ठ, आगरा। ये भी अंत की औपचारिकता है, ठीक है। तो आरंभ तथा अंत की औपचारिकताएं 1 नंबर, विषय वस्तु 3 नंबर और भाषा 1 नंबर, हो गए 5 नंबर। मिलेंगे आपको 5 नंबर, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यस, अगला प्रश्न आ गया है सूचना लेखन, अंग्रेजी में नोटिस राइटिंग, ठीक है। आप दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। आपको यह मानना है कि आप दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य अर्थात डीपीएस के प्रिंसिपल हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर विद्यालय के कंप्यूटर लैब में हिंदी टाइप फॉन्ट की साप्ताहिक कार्यशाला का आयोजन होने वाला है, जिसके लिए इच्छुक छात्रों कक्षा 9वीं और 10वीं को विद्यालय की छुट्टी के बाद आधे घंटे के लिए रुकना होगा। इच्छुक कक्षा 9वीं 10वीं के छात्रों के लिए सूचना बनाइए, अथवा छात्रावास में भोजन करने के स्थान में परिवर्तन हेतु वार्डन की ओर से विद्यार्थियों के लिए लगभग 50 शब्दों में सूचना तैयार कीजिए। दोनों ही सूचनाएं हैं। एक है कि आप प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं और जो भी आयोजन होने वाला है उसमें 9वीं और 10वीं के बच्चों को सूचना देनी है। दूसरा है कि आप छात्रावास अर्थात हॉस्टल की वार्डन है और आपको सूचना देनी है या उनको जानकारी देना है। अब कैसे लिखेंगे? खा और देख लेते हैं। गुमशुदा बच्चे की तलाश। हाँ, एक और बात सुन लीजिए। ये जो 2 हैं, जैसे 6वें प्रश्न में 2 खंड हैं, क्या है? का और खा। या तो आप ये करेंगे या ये करेंगे। कितने नंबर का है? 2.5, ठीक है। 2.5 नंबर का रहेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे तो ये दोनों आ रहा है, मैं ये दोनों कर देता हूं, खा वाला छोड़ देता हूं। 2.5 और 2.5 5 मिल जाएंगे। नो वे, ठीक है। ये जो का है इसमें अथवा दिया है, अर्थात आपको इसमें से एक करना है और उसी तरह से खा में भी 2 दिए हैं तो उसमें से एक करना है। तब कहीं जाकर आपको 2.5 + 2.5 5 मार्क्स मिल पाएंगे,
क्लियर हुआ बेटा? का में से एक करना है, अथवा में दिया है खा में से भी एक करना है। ओके, गुमशुदा बच्चे की तलाश हेतु अखबार में प्रकाशित करने हेतु सूचना तैयार कीजिए। ओके, अथवा आपका खगा विद्यालय की प्रमुख लड़की अश्मिता हो। प्रमुख लड़की मीन्स क्या? हेड गर्ल। ठीक है, आपका विद्यालय जल्द ही वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन करने जा रहा है, अतः सभी छात्र छात्राएं अपने अपने लेख, चित्र, कहानियां, कविताएं आदि जल्दी से कक्षा अध्यापिका को सूचना को दे, उसकी सूचना लिखिए, क्योंकि आप हेड गर्ल हैं, आपको लिखना है। ठीक है, आइए चलते हैं। किस तरह से अंक विभाजन है? विषय वस्तु 1.5, ठीक है, आधा नंबर। प्रस्तुति मतलब विषय वस्तु है सिर्फ हाफ मार्क्स की, प्रस्तुति है 1.5 मीन्स 1.5 नंबर की, और भाषा है हाफ की। टोटल कितना हो गया? 2.5। ओके, हर एक में का और खा में 2.5, का में 2.5 और खा में भी 2.5, तब कहीं जाकर हमें छठवें प्रश्न में 5 नंबर मिलेंगे। क्लियर? अब है सूचना। दिल्ली पब्लिक स्कूल, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल, दिनांक 11/9/2000 ऐसे लिख सकते हैं, और आप 2022 लिख भी सकते हैं। विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि आने वाले हिंदी दिवस के अवसर पर विद्यालय की कंप्यूटर लैब में हिंदी टाइप फॉन्ट की साप्ताहिक कार्यशाला का आयोजन होने वाला है, जिसमें विद्यालय के इच्छुक कक्षा कौन सी होगी? 9वीं और 10वीं के छात्रों को छुट्टी के बाद आधे घंटे की कक्षा दी जाएगी। यदि कोई छात्र यह कार्यशाला करना चाहता है तो वह अपने अभिभावकों को सूचित कर इंचार्ज मैडम के पास नाम लिखवाएं व फॉर्म भर लें। दिनांक 10 सितंबर से 15 सितंबर तक, हस्ताक्षर आबासा प्रधानाचार्य। क्लियर हुआ? यह है हमारी सूचना 2.5। इस तरह से आपको लिखना है, और जो आपकी आंसर शीट रहेगी बेटा, फिर मैं बताना चाहूंगी, इसमें आप गलती मत कीजिएगा। बार बार मैं बताती हूं कि जो भी आप सूचना लिखेंगे या विज्ञापन लेखन लिखेंगे या संदेश लेखन लिखेंगे, उसमें आपको अपनी कॉपी के अंदर अच्छे से बॉक्स बनाकर ही लिखना है। कॉपी के पेज में नहीं लिखना है डायरेक्टली, पहले आप बॉक्स बनाएंगे, और बॉक्स ये नहीं कि इतना बड़ा पेज है और इतना सा बॉक्स बना दिया, अच्छे से बॉक्स बनाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलें। सूचना। इंदिरा गांधी छात्रावास, विकासपुरी, नई दिल्ली। छात्रावास के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 25/9/2022 से छात्रावास में भोजन करने का स्थान परिवर्तित हो रहा है। पुराने कमरे में कोई मरम्मत का कार्य होना है, जिसके कारण कल से भोजन सुबह, दोपहर व रात पास वाली लाइब्रेरी R32 के पास होगा। यह सब केवल 1 सप्ताह के लिए है। छात्रों की असुविधा के लिए खेद है। दिनांक 24/9/2022, छात्रावास प्रबंधक नीरज धनोवा। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब आया गुमशुदा बच्चे की तलाश। खा पर पहुंच गए हम। सभी को सूचित किया जाता है कि एक बच्चा जिसका नाम साहब पुत्र गुरमीत सिंह, निवासी 38/5, 38/5, तीसरी मंजिल अशोकनगर, नई दिल्ली, 18 उम्र, 5 वर्ष, कद 3 फीट, चेहरा लंबा, रंग गोरा, आंखें काली, बाल काले, लाल रंग की कमीज और सफेद पैंट तथा पैरों में लाल जूते पहने हुए है, जो दिनांक 25/8/2022 से अशोकनगर से लापता है। इस गुमशुदा बच्चे की कोई सूचना मिलने पर निम्न पते पर सूचित करें। दूरभाष 98325573, या इस तरह से लिखकर भी आप छोड़ सकते हैं। फैक्स 01124 ऐसे। ईमेल dp@gmail.com। ठीक है, दिनांक 28/8/2000 ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है। सूचना। क ख ग विद्यालय, समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जा रहा है कि हमारा विद्यालय अपनी वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन जल्द से जल्द करने जा रहा है, अतः सभी विद्यार्थी अपने अपने लेख, कविताएं, कहानियां आदि की प्रविष्टियों को कक्षा अध्यापिका को दिनांक 15 अगस्त से पहले प्रस्तुत करें। अश्मिता आशीष, विद्यार्थी परिषद, दिनांक 20 जुलाई 2022। क्लियर हुए? ये रहती है हमारी सूचना। और सूचना अर्थात जो भी हम बच्चों को या जो भी जिसको भी हम एक
मतलब जानकारी देना चाहते हैं तो सूचना लेखन कहलाती है, वो भी बॉक्स के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, चलिए 7वें प्रश्न पर चलते हैं। आ गया है विज्ञापन लेखन, और जहां विज्ञापन लेखन की बात आएगी वहां आकर्षक होना तो अनिवार्य है। आकर्षण कैसे हो, आकर्षक कैसे बनाया जाए, तो जो भी विषय आपको दिया जाएगा उससे संबंधित आप चित्र जरूर बनाकर आइएगा। और देखिएगा कि चित्र बनाने के लिए आपको रंग बिरंगे पेन या स्केच पेन उनका यूज बिल्कुल नहीं करना है। आप ब्लैक और ब्लू प्लस पेंसिल के शेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, आपके क्षेत्र में ये भी आपका 2.5 मार्क्स का है, और 7वें का का है तो 7वें का खा भी होगा, वो भी 2.5 मार्क्स का होगा। तो 7वां प्रश्न भी हमारा 5 अंक का है, जो कि 2.5 नंबर में विभाजित है। इसमें भी आपके 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, या तो आप ये कीजिए या वो कीजिए, इसी तरह से आपको खा भी करना है। आपके क्षेत्र में रक्तदान शिविर का आयोजन होने जा रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप। ठीक है, इसे जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए, अथवा मेडिकल स्टोर का विज्ञापन तैयार कीजिए। आपके मित्र ने एक शैक्षिक मोबाइल ऐप की शुरुआत की है, इसकी सदस्यता लेने हेतु आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। अथवा आप श्री महेंद्र सिंह हैं, जो 38/5 अशोकनगर नई दिल्ली के निवासी हैं। पिछले 4 दिनों से आपका पालतू कुत्ता खो गया है, कुत्ते का ब्यौरा देते हुए लापता कॉलम का विज्ञापन बनाएं। चलिए अब चलते हैं कि किस तरह से अंक विभाजन है। रचनात्मक प्रस्तुति, रचनात्मकता क्या होती है? क्रिएटिविटी। यस, यू ऑल आर वेरी 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 क्रिएटिव। समय का ध्यान रखना है, क्रिएटिविटी का ध्यान रखना है, मस्तिष्क को एकाग्र रखना है, और परीक्षा देकर आना है और बहुत अच्छे अंक प्राप्त करना है। ये हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा विद्यार्थियों के अच्छे भविष्य की कामना करता है। रचनात्मक प्रस्तुति रहेगी 1 नंबर की, विषय वस्तु रहेगी 1 नंबर की, भाषा रहेगी आधा नंबर की। ठीक है, चलिए रक्तदान महादान देखिए। आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से डोनेट ब्लड टू सेव अ लाइफ आप बना सकते हैं। बेटा आप बहुत अच्छे हैं। तो अपने आप को आप ये ना सोचें मैडम कलर मलर तो यूज़ करना नहीं है, कैसे अच्छा लगेगा, लगेगा। आपकी रचनात्मकता को देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत से बच्चे कलरफुल बनाकर ले जाएं और आप नहीं बाओ। कलर नहीं यूज़ करना है, स्केच पेन वगैरह यूज़ मत कीजिएगा। ठीक है, हाँ यदि आप सोच रहे हैं कि समय है आपके पास और सारा का सारा पेपर आपने बहुत अच्छे से चेक कर लिया है, तो आप पेंसिल कलर्स रहते हैं ना, उनको आप यूज़ कर सकते हैं एट लास्ट। ठीक है, आइए रक्तदान महादान श्री चंद्र प्रभु युवा मंडल की ओर से स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक के सहयोग से आयोजित रक्तदान शिविर। देखिए रक्त की बूंद किस तरह से बनाई है। रविवार 16 दिसंबर 2022, समय प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक, स्थान 598 जैन भवन, शांति नगर, जयपुर। ठीक है, और क्या है? अरोरा मेडिकल स्टोर। एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं आप, तो मेडिकल स्टोर में क्या क्या ज़रूरी रहती हैं चीज़ें आप देखिए। मेडिसिन रहेंगी तो कुछ ऐसे बना दीजिएगा, और साथ ही साथ इंजेक्शन ये बना दीजिए, लगे कि हाँ मेडिकल स्टोर है। और ये तो आपको पता ही है, हमारे यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ, इंजेक्शंस आदि मिलते हैं। सभी दवाइयों पर 25% की छूट। जल्दी कीजिए, मौका हाथ से निकल ना जाए। किसी भी प्रकार की दवाई उपलब्ध, जल्दी करें। 25% की छूट। पता 20 NGB 6B तिलक नगर, नई दिल्ली। दुकान बंद रहने पर घर से भी उपलब्ध। संपर्क सूत्र भी आप लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर करके। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ये हो जाएगी मेडिकल स्टोर। मित्रों मित्रों मित्रों, आ गया है ई लर्निंग शिक्षा के क्षेत्र का नया चमत्कार, जो रखे आगे सभी प्रश्नों का एक ही समाधान, यूट्यूब। यस, इसके माध्यम से हम पहुंच सकते हैं एक दूसरे के निकट। दूर रहकर भी हम एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्द से जल्द सदस्य बने, सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और सदस्यता पाएं। यस, यही तो करना है आपको भी, कि मैग्नेट ब्रेन्स में बने रहने के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नए वीडियोस मिलेंगे उनकी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप उनका लाभ उठा पाएं।
ठीक है। सभी प्रश्नों का एक ही समाधान एडुकॉम केवल यूट्यूब पर। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए संपर्क करें और यहां पर अपना संपर्क सूत्र दे देते हैं, हो जाता है। आ गया है अगला, लापता। मेरा पालतू कुत्ता जो कि जर्मन शेफर्ड नस्ल का है, पिछले 4 दिनों से लापता है। यदि आप डॉगी का इमेज बना सकते हैं पेंसिल से तो जल्दी से जल्दी ड्रॉ कर दीजिएगा। कुत्ते की उम्र केवल 1 वर्ष, रंग सफेद व भूरा एवं नाम टफी। गले में चमड़े का पट्टा है जिस पर टफी लिखा है एवं शाकाहारी है। उसे एंटी रेबीज की सुइयां भी लगी है। पहुंचाने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। संपर्क करें श्री महेंद्र सिंह, 38/5, अशोक नगर, नई दिल्ली। फोन नंबर ऐसे आप कर दीजिएगा। ये विज्ञापन लेखन है और इसमें आपको अपनी कलात्मकता दिखानी है, चित्रात्मकता दिखानी है, रचनात्मकता दिखानी है। क्लियर? 8वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न पर पहुंच गए हैं, जो कि है लघु कथा लेखन, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। ये भी आपकी रहेगी 5 अंक की और इसमें आपको किस तरह से लिखना है आइए देखते हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में लघु कथा का निर्माण कीजिए। संगत का फल, शीर्षक पर आधारित लघु कथा लिखिए। संगति का फल, अब आपको इस टाइटल पर एक लघु कथा लिखनी है, ठीक है। दूसरा क्या है, शिक्षा का महत्व, सेम, शीर्षक पर आधारित लघु कथा लिखिए। और जब आप लघु कथा लिखेंगे, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, जब आप लघु कथा लिखेंगे तो उससे प्राप्त शिक्षा को जरूर लिखिएगा बेटा, ठीक है। अंत में जब आप एंड पर पहुंचे तो आप लिख दीजिए शिक्षा, इस लघु कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, ऐसा, ठीक है। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लघु कथा शब्द सीमा लगभग 120 शब्दों में। विषय वस्तु रहेंगे 2 अंक, प्रस्तुति भी 2 अंक, भाषा 1 अंक, टोटल आपके 5। संगत का फल, कबीर संगत साधु की ज्यों गारण की भाट, एक पड़े ते ही, वो नहीं कि एक बकरी यदि गड्ढे में जाती है तो सबकी सब उसी के पीछे मैं करती चली जाती हैं, तो ये नहीं। कैसी संगति चाहिए कि संगति से तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम जिस प्रकार की मित्रता रखते हैं या जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, हमारा व्यक्तित्व का निर्माण धीरे 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 वैसा ही होता रहता है। इसलिए कहते हैं कि अपने मित्रों का चयन बड़ी सोच समझकर कीजिए, बुद्धिमत्ता के साथ कीजिए, ताकि आपका व्यक्तित्व भी निखरे और आपके मित्र का व्यक्तित्व भी, ठीक है। आइए देखते हैं लघु कथा कैसे लिखी जाती है। एक बार किसी जंगल से एक व्यापारी गुजर रहा था। थका होने के कारण वह कुछ देर विश्राम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने खाना खाया और कुछ देर विश्राम करने लगा। उसके चेहरे पर धूप आती देख मोर ने अपने पंखों से उस पर छाया डाल दी। सोचिए आप, यह देखकर डाल पर बैठे कौवे ने ईर्ष्यालु होकर व्यापारी पर बीट डाल दी और कांव कांव कर कर उड़ गया। एक तरफ मोर ने उसको धूप ना लगे इसलिए उसके पंखों की छाया कर दी, दूसरी तरफ कौवा चिढ़ गया। कौवा कहते हैं ना, कौवा बड़ा कर्कश होता है, तो उसने बीट कर दी। व्यापारी की नींद टूट गई। अपने आसपास मोर को पाकर उसने सोचा कि मोर ने ही मुझ पर बीट की है। लो, गलतफहमी देखिए आप। उसने कुछ भी नहीं सोचा और अपने धनुष में तीर लगाकर उसे मार दिया। ओहो, तीर लगते ही मोर गिर गया। कौवे की संगति के कारण मोर को गलत समझा गया। क्या हुआ? तो ये जो कहते हैं ना कि जिस कैटेगरी में हम रहते हैं, यदि कोई व्यक्ति का आचरण सही नहीं है तो हमें भी उसी आचरण का समझा जाने लगता है। इसलिए अपनी संगति को बहुत सोच समझकर हमें करना होता है। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षा का महत्व, आखिर क्या है शिक्षा का महत्व? एक समय की बात है, नीरज नामक बालक का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह दिन के हर पहर खेलता, यहां तक कि विद्यालय ना जाने के कई बहाने बनाता था। उसकी इन आदतों से उसके माता पिता भी परेशान हो गए, पर वह किसी की ना सुनता। पिताजी के डर से अगर वह पढ़ने बैठ भी जाता तो उसका मन नहीं लगता। एक दिन वह अपनी माँ के साथ सब्जी लेने गया। वहां उसने देखा कि एक लड़का अपनी माँ के साथ सब्जी तो बेच रहा है, वो सब्जी बेच रहा है और साथ ही साथ पढ़ भी रहा है। मतलब माँ के काम में हाथ भी बटा रहा है और साथ ही साथ पढ़ भी रहा है।
उस पूरे दिन नीरज उस लड़के के विषय में ही सोचता रहा कि ये कैसा लड़का है। शाम को वह खेलने भी नहीं गया। शाम को किसी काम से उसकी माँ ने उसे बाजार भेजा। वहां उसने देखा कि वही लड़का स्ट्रीट लाइट में सड़क के किनारे पढ़ रहा था, जो कि माँ के साथ सब्जी बेचते बेचते पढ़ रहा था। वो रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ रहा था। नीरज से रहा नहीं गया तो उसने उस लड़के से पूछा, तुम सब्जी बेचते हो ना? लड़के ने उत्तर दिया, हाँ, सुबह माताजी की सब्जी बेचने में मदद करता हूँ, दोपहर को विद्यालय जाता हूँ, घर पर बिजली ना होने के कारण रात में यहाँ पढ़ता हूँ। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। यह सब सुनते ही नीरज शिक्षा के महत्व को समझ गया। वह अच्छी तरह से पढ़ने लगा एवं अब उसके विद्यालय में अच्छे अंक भी आने लगे। शिक्षा ही व्यक्तित्व का निर्माण करने का मूल आधार है। ये हम कभी भूल नहीं सकते और भूलना भी नहीं है, क्योंकि शिक्षा हमें सिखा दी है कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नहीं करने के पीछे के कारण भी शिक्षा से ही प्राप्त होते हैं और करने के पीछे के जो कारण होते हैं वो भी हमें शिक्षा से प्राप्त होते हैं। अर्थात शिक्षा व्यक्ति को एक इंसान से एक महान इंसान बनाती है। अर्थात हमें शिक्षा की ओर सदैव अग्रसर होते रहना चाहिए। ठीक है, आशा करती हूं आपको बहुत अच्छे से ये सैंपल पेपर सॉल्यूशन समझ में आए होंगे और आपने जो भी मैंने छोटी छोटी बातें आपको बताई हैं वो भी समझ में आई होंगी। ठीक है, तो बड़े अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से एकदम एकाग्रचित्त से पॉजिटिव माइंड के साथ जिसको भी आप मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, जिसे भी आप मानते हैं, परमात्मा को अपने हृदय में बसाकर परीक्षा देने जाइएगा और बहुत अच्छा करके आइएगा बेटा। मैग्नेट ब्रेन्स की ओर से आपको परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको पता है ना, मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आता है आप सबके लिए कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल एजुकेशन 100% फ्री बेटा। आप जैसे होनहार बच्चों के लिए ही तो हम यहां पर हैं और हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।